नमस्कार। विज्ञान भवन में किसान नेताओं के लिए न तो कोई टेबल लगेगी, न कोई मीटिंग होगी, न ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, न कोई हेडलाइन बनेगी। सरकार के टॉप सोर्सेज ने हमें जो बताया है उससे लगता है कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत का अभी कोई प्लान नहीं है। तीनों कृषि कानून पहले ही वापस लिए जा चुके हैं। सरकार के लिए अब कोई मुद्दा बाकी नहीं है। एमएसपी पर सरकार की कमेटी बनेगी जरूर, लेकिन उसमें सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि नहीं होंगे, बल्कि कमेटी में और भी किसान होंगे। मुकदमे वापस लेने या मुआवजा देने के मुद्दे पर भी सरकार अब झुकने या पीछे हटने के मूड में नहीं है। सरकार और किसान के बीच पटरी पर लौट रही ट्रेन दोबारा कैसे डिरेल हो रही है, किसानों को भड़काने के लिए कैसे कैसे एलिमेंट्स पिछले दरवाजे से एंट्री मार रहे हैं, देखिए इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर और अटलांटा के बीच हॉटलाइन जुड़ी, टोरंटो और वैंकूवर में विंडो खुले, लंदन और कैलिफोर्निया से तार जुड़े। जूम कॉल मीटिंग में गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत कनेक्ट हुए। टोरंटो से मो धालीवाल जुड़ा, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। वो फिर एक्टिव हुआ है। एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से पीटर फेडरिक जुड़ा। 3 घंटे की जूम कॉल मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा गया, क्या क्या प्लान बना, डिटेल्स हमने पता लगाई हैं। इस मीटिंग की खबर अचानक बहुत तेजी से वायरल हुई। जूम मीटिंग में सबसे जाना पहचाना चेहरा राकेश टिकैत का है। टिकैत ने क्या कहा, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। तो वो ठीक है, एक किसानों की एक किस्म से जीत है वो। और आगे उम्मीद ये है कि जो दूसरे और जो मसले हैं हमारे, जो किसान जो शहीद हुए हैं, किसान हमारे 750 जो किसान शहीद हुए हैं, उसके बारे में वो हमारा एक इशू रहेगा। और कई हमारे इशू है जो हमने उनको सरकार को कहा है। राकेश टिकैत ने बहुत आपत्तिजनक बातें नहीं कही, लेकिन टिकैत से पहले और टिकैत के बाद जो जो कहा गया उसमें एक डिजाइन है। इस डिजाइन के पीछे एक खास आइडियोलॉजी है। टिकैत को फ्रेम में रखकर एक टूल किट फिट करने की कोशिश की गई। जूम मीटिंग में और क्या क्या हुआ, कुछ सैंपल देखते हैं। This victory is a defeat for Hindutva politics, majoritarian supremacy and fomenting communal hatred. This victory is a defeat for the centralizing Indian state, sort of concentrating power in Delhi. किसान आंदोलन में हिंदुत्व कहां से आ गया, कानून वापसी से हिंदुत्व की हार कैसे हो गई, ये सवाल बहुत बड़े हैं। जवाब हम ढूंढ कर आपको बताएंगे। ये बात करने वाले नवयुग गिल का पूरा प्रोफाइल भी दिखाएंगे। उससे पहले जूम मीटिंग का दूसरा सैंपल देख लेते हैं। It's been physical violence, it's been emotional and psychological violence, and even within the laws themselves, we see that it's actually structural violence. किसान आंदोलन में हिंसा की बात करने वाला मो धालीवाल वही है जिसका नाम 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के केस में सामने आया था। जूम मीटिंग में भी धालीवाल ने हिंसा की बात की। टोरंटो और वैंकूवर में रहने वाला मो धालीवाल ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में भी चर्चित हुआ था। उस टूलकिट केस का दूसरा अहम शख्स पीटर फेडरिक भी जूम मीटिंग में शामिल हुआ। The villains of the story still hold the reins of power. It appears that a great battle is about to be won, but the war still rages on. पीटर फेडरिक का नाम भारत की खुफिया एजेंसियां तो बहुत पहले से जानती हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फेडरिक का नाम पहली बार तब आया जब टूलकिट में रिसोर्स पर्सन के रूप में उसका जिक्र आया। पीटर फेडरिक ज्यादातर लंदन और सिंगापुर में रहता है, लेकिन दिलचस्पी भारत में रखता है। विरोध नरेंद्र मोदी का करता है। कानून वापसी को हिंदुत्व की हार बताने वाला नवयुग गिल अमेरिका में हिस्ट्री पढ़ाता है। मो धालीवाल टोरंटो में रहकर पोएटिक जस्टिस नाम का ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और पीटर फेडरिक आईएसआई के फंड से भारत के खिलाफ प्रचार करता है। ये सब 3 घंटे तक चला। इसकी टाइमिंग पर गौर कीजिए। टाइमिंग ऐसी है जब बातचीत का माहौल बन चुका है, किसानों की कमेटी बन चुकी है, सरकार से किसी भी वक्त बात हो सकती है, माहौल पॉजिटिव है, मगर कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं। जूम मीटिंग के बारे में हमने डायरेक्ट राकेश टिकैत से पूछा। सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चल रही कि
राकेश टिकैत ने जूम ऐप के जरिए ग्लोबल फार्मर्स मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस पर राकेश टिकैत जी का क्या कहना है उनसे खुद ही जानते हैं। राकेश जी क्या कहना है, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है? ये वे अलग अलग इंटरव्यू ने लिए होंगे, ये तो कई दिन पहली बात है। बाहर से उससे जो हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं वे बात करते रहते हैं और पूरी दुनिया की क्या एग्रीकल्चर की पॉलिसी है उस पर बातचीत करते रहते हैं। तो ये तो कई दिन पहले उन्होंने सबके इंटरव्यू लिए होंगे, इस पे इस तरह की कोई भी इंटरव्यू होगा ये। लेकिन इसी मीटिंग में एक डॉक्टर नवयुग हैं, उन्होंने कहा कि जो सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए वो एक तरह से हिंदुत्व की हार है, कम्युनल हेरिटेज की हार है। तो किसान आंदोलन में हिंदुत्व का मुद्दा कहाँ से आया? हमारे पर कोई नहीं है, हमारा नहीं। वो अलग अलग इंटरव्यू लिए होंगे, उन्होंने सब इंटरव्यू को एक जगह जोड़ दिया होगा। ये जूम मीटिंग में तो सभी अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। हमारे साथ तो एक ही वो लोग थे, उन्होंने उन सबको फिर एक जगह जोड़ा होगा अलग अलग डेट में, उसको फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला होगा। हमें नहीं पता और कोई जुड़ रहा था। हमारे साथ में तो कुछ लोग जो जुड़ रहे थे उन्होंने पूछा था कि क्या क्या चीजें ये है, तो हमने बता दिया था कि हमारी भारत सरकार से बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि समाधान होगा, 3 कानून वापसी होंगे और जो और मसले हैं उस पर बातचीत हो रही है। तो ये कब की मीटिंग थी, कुछ बता पाएंगे? तो कई दिन पहले है, कई दिन पहले ये मीटिंग चलते रहते हैं, तो उन्होंने सबको एक जगह जोड़ दिया होगा। लेकिन इस मीटिंग में एक एमओ धालीवाल भी है जो कि खालिस्तान समर्थक बताया जाता है। इस जूम में जो फोटो दिख रही है उसमें वो भी शामिल था? नहीं कोई इन्हें क्या भाई, हमारा वीडियो दिखाओ तो हम बताएंगे। नहीं, आपकी फोटो भी है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है आपकी फोटो भी है उसमें। इस तरह के उससे कुछ बोल रहे हैं, इस तरह का एक हमको खबरें जरूर आई थी कि कोई इस तरह का एक ग्रुप है वो जोड़ना चाहता है आपको, तो हम तो उससे नहीं जुड़े, उन्होंने वैसे ही फोटो डाला होगा। ये उनसे किसी तरह की बातचीत आपकी हुई? हमारी इनसे किसी के नहीं, वो तो हिंदी बोलने वाले लोग थे। पीटर फेडरिक आईएसआई के भजन सिंह भिंडर का करीबी है। मो धालीवाल खालिस्तान मूवमेंट चलाता है और खुद को खालिस्तानी भी बताता है। जूम मीटिंग में ऐसे लोग शरीक हुए जिनका ना तो भारत से कोई मतलब है ना यहाँ के किसानों से। And never compromising on total liberation of all oppressed peoples, which is the final goal that we're working towards, because one empire can't be taken down while another one stands. आयशा खान अपने प्रोफाइल में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट लिखती है, लेकिन वो बातें राजनीति की करती है। आयशा नरेंद्र मोदी को सीरिया के बशर अल असद जैसा बताती है। सवाल है कि ये सब तभी क्यों शुरू हुआ जब सिंघू बॉर्डर पर किसानों का पैकअप हो रहा है और सरकार और किसान के बीच सुलह का फाइनल फॉर्मूला करीब दिख रहा है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मेंबर कमेटी सरकार से बातचीत करने को तैयार है। इंडिया टीवी रिपोर्टर कुमार सोनू ने डायरेक्ट कमेटी के सदस्यों से लेटेस्ट अपडेट पूछा। 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी सरकार से बात करने के लिए, हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी उसमें से हैं और साथ में अशोक धवले जी। सर, जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी, सरकार से बातचीत हुई है, किस तरीके से हुई है, क्या है सर उसका अभी? नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ। और संभावना है शायद हो भी जाए, लेकिन अभी तक कोई बातचीत का मैसेज नहीं आया। ये कहा जा रहा था कि युद्धवीर जी की बात हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर टेलीफोनिक बातचीत हुई है और सकारात्मक रही है। हाँ, उनकी बातचीत हुई थी, शायद कल हुई थी या परसों रात को हुई थी। हाँ। लेकिन उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया है। वो तो रुवाजन बात थी उनकी, कैसे कमेटी बना ली है, ऐसे क्या क्या करना है। और हाँ, उसके बाद जो है पहले हरियाणा सरकार ने भी मीटिंग बुलानी थी, हरियाणा सरकार अभी तक नहीं बुला पाई है। अशोक जी, कल एसकेएम की बैठक है, तमाम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसान से लेके किसान नेता, तमाम आसपास के लोग जो भी यहाँ से निकलते हैं वो लोग, कि कल जो आंदोलन है वो खत्म होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार से अभी तक बातचीत नहीं हुई। तो क्या कुछ रूपरेखा? देखिए, अभी जैसे गुरनाम जी ने आपको बताया, अभी तक तो उनसे कोई न्योता आया नहीं है। इसका बात क्लियर है कि सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। उनको बता दिया गया, पूरे आपने मीडिया ने भी दिया कि 5 मेंबरी कमेटी एसकेएम ने स्थापित की। हमारा इरादा था कि ये जो बाकी मामले हैं, एमएसपी वाला मामला है, मुआवजा वाला मामला है, ये केसेस वापस लेने का मामला है,
ये तो किसी भी आंदोलन के बाद में ये तो बात होती है ना हमेशा, लेकिन हमारा इस सरकार के साथ में अनुभव अभी तक अच्छा नहीं है। अगर वार्ता नहीं होगी, कल एसकेएम जो भी कुछ निर्णय लेना है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, वो कल एसकेएम वो निर्णय जरूर लेगा। सिंघू बॉर्डर पर लगे टेंट धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। किसान नेता डटे हुए हैं, मगर पिछले 1 साल से बॉर्डर पर बैठे किसानों को घर लौटने की जल्दी है। सरकार और किसान के बीच सुलह में बस एक फोन कॉल की देरी है। किसान नेताओं को सरकार की तरफ से फोन नहीं आ रहा। 2 दिन से जो उदासीनता सरकार ने दिखाई है वो दर्शाती है कि सरकार खत्म करने पे गंभीर नहीं है। सरकार समाज में ये संदेश देना चाहती थी कि हम तो इस मामले को निपटाना चाहते हैं, लेकिन किसान एडमेंट हैं, किसान जिद पकड़े हुए हैं, किसान अपनी मांगों के लिए नहीं, किसान जो है किसी और एजेंडे के साथ धरने पे बैठे हैं। वो अगर वास्तविकता में गंभीर होते इसको निपटाने के लिए तो कमेटी बनने के बाद पहली दफे 1 साल भर में ऐसा हुआ था, एक विश्वास बना था और विश्वास बन के कमेटी बनी थी। ये एक अवसर था जिसको सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अशोक धावले और युद्धवीर सिंह, ये तीनों किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा की एम्पावर्ड कमेटी के मेंबर हैं। इन्हीं को सरकार से बातचीत करनी है। क्या बातचीत पटरी पर है या डिरेल हो गई है? सरकार और किसानों के बीच आखिर क्या चल रहा है, ये हमने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से पूछा। सर, किसानों की कमेटी बन गई है, सरकार कब बातचीत करेगी? बता दीजिए। वो 5 नाम उन लोगों ने तय कर लिया है, सरकार कब बातचीत करने की स्थिति में? 1-2 दिन 3 दिन। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एक भी शब्द फालतू नहीं बोलते। दूसरी तरफ टूल किट और जूम गैंग की पूरी कोशिश ही यही है कि किसी के मुंह से कुछ निकल जाए ताकि बातचीत पटरी से उतर जाए। सिंघू बॉर्डर पर मंगलवार 7 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने वाली है। 5 सदस्यों वाली कमेटी के पास रिपोर्ट देने के नाम पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए फैसला अब 42 किसान संगठनों को करना है। संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक से पहले किसान नेताओं ने 2 मीटिंग की। पहले 5 मेंबर वाली कमेटी की मीटिंग हुई, फिर 9 सदस्य कमेटी ने बैठक की। 1 साल के बहुत बड़े आंदोलन के बाद, ऐतिहासिक आंदोलन के बाद सरकार को ये तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़े। ये हमारे पूरे भारत के किसानों की एक जबरदस्त जीत हुई है। लेकिन कुछ जो बाकी मसले थे, इन मसलों के ऊपर सरकार के साथ वार्ता हो और वो भी मसले तय हो जाए, इसीलिए ये 5 मेंबरी कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा ने तय की थी। उसमें एमएसपी वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पूरे भारत के किसानों के लिए। बिजली बिल को वापस लेने का सवाल है, ये तो सिर्फ किसानों के लिए नहीं लेकिन पूरे जनता के लिए, क्योंकि उनके बिजली दर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे, वो एक मामला है। अशोक धावले संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी में है, लेकिन जब एसकेएम की मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो अपनी कमीज के ऊपर हंसिया और हथौड़ा वाला बैच लगाते हैं। उनका संगठन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा है और धावले के लिए ये आइडेंटिटी शो करने का मौका है। राकेश टिकैत जिस संगठन के हैं, उसके महासचिव युद्धवीर सिंह सीधी बात करते हैं, लेकिन आंदोलन खत्म होने या कमजोर पड़ने की किसी भी संभावना से इनकार करते हैं। एक और बात फैलाई जा रही है कि किसान लौट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, किसान पूरे साल लौटते रहे हैं और आते रहे हैं। हमारे किसान मोर्चे में एक प्रक्रिया है। हमारे लोग खेती करते हैं तो 20 दिन के लिए, महीने के लिए, 15 दिन के लिए हर आदमी को पता है कि उसको मोर्चे पे कितने दिन रहना। ये आना जाना लगा रहता है। उस प्रक्रिया में कोई जा रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आंदोलन खत्म करके किसान लौट रहे हैं। क्या सरकार और किसानों के बीच बातचीत में कोई अवरोध आ गया है, कोई रुकावट आ गई है? मामला कहां फंसा है? संसद में हमने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से पूछा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ हैं। सरकार ने किसानों की जो मेन मांग थी वो मान ली, बावजूद इसके किसान अभी भी डटे हुए हैं। अब तो जाना चाहिए। तीनों बाप
कानून वापस ले चुके हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रहित में वापस ये भी कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं अगर हम समझा ना पाए हों। इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं किसान? कमेटी बना चुके हैं, वो नाम दे चुके हैं, कमेटी अब अपना काम करेगी, अब वापस अपने घर जाएं। बहुत दिन हो चुके, तब तो वापस जाना चाहिए। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने इसी सवाल पर सरकार के बड़े मंत्रियों और अफसरों से बात की। देवेंद्र पराशर ने ये रिपोर्ट भेजी है। भारत सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि फिलहाल केंद्र सरकार और आंदोलन करने वाले किसानों के बीच बातचीत का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि आखिर बातचीत हो तो किस मुद्दे पे। भारत सरकार पहले ही कृषि कानून को वापस ले चुकी है। इसके अलावा एमएसपी के लिए कमेटी बनाने की बात कही जा चुकी है। उस कमेटी में आंदोलन करने वाले किसानों के भी प्रतिनिधि होंगे, लेकिन सिर्फ वही नहीं होंगे बल्कि दूसरे किसान और विशेषज्ञ भी होंगे। जहां तक मुकदमे वापस लेने का सवाल है, ये राज्य सरकार का विषय है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो मुआवजे की बात कही जाती है, उसमें सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि आखिर मुआवजा किस लिए? जिनकी मौत हुई वो ना तो पुलिस गोली से मरे, ना पुलिस के लाठीचार्ज से। अगर किसी की प्राकृतिक मौत होती है तो फिर आखिर उसके आधार पर मुआवजा कैसे दिया जा सकता है? दिल्ली में किसान किसान चल रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने किसान का नाम लेकर नया खतरा शुरू किया है। किसान मौज पैसों बिल किसान वापस नीन तम त्रे बिल किसानों कुर्बानी दित तिथा पे कुर्बानी दिन पन हक वापस आने। फारूक अब्दुल्ला किसान की बात करते हैं, साथ में कुर्बानी जोड़ देते हैं। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कुर्बानी देने के लिए भड़काते हैं ताकि उनको हक मिले। फारूक अब्दुल्ला के लिए हक के दो मायने हैं, आर्टिकल 370 की वापसी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। ऐसी मांग को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर पर धरना शुरू किया है। असल में डिजाइन ही यही है। किसानों के मुद्दे पर सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों की बात मानी है तो हर कोई इसी तरह अपनी बात मनवाना चाहता है। इसी टूलकिट को आजमाने के लिए जूम मीटिंग होती है। इसी के लिए महबूबा धरने पर बैठती हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंद करो, बंद करो। आपको बता दें, पिछले 2.25 घंटे से प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग चल रही है। यह बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हो रही है। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग पर पाकिस्तान, चीन, यहां से लेकर अमेरिका तक की निगाहें टिकी हैं। पाकिस्तान में तो अभी से कमेंट्री शुरू हो गई है, वहीं चीन में मोदी पुतिन हेडलाइन बने हुए हैं। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा, इसकी झलक मीटिंग की शुरुआत में ही दुनिया को नजर आ गई। ये जोश, ये बॉडी लैंग्वेज, ये केमिस्ट्री और दुनिया बदलने वाली दोस्ती। जब मिले मोदी और पुतिन तो देखती रह गई पूरी दुनिया। इतनी व्यस्तता के बीच भी आपने भारत आने के लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा हमारे संबंधों के लिए बहुत उल्लेखनीय होगी। इस वक्त यही तस्वीरें वर्ल्ड हेडलाइन है। अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर चीन तक मोदी और पुतिन की मीटिंग हॉट टॉपिक है, क्योंकि मोदी पुतिन के बीच की मीटिंग वर्ल्ड मैप में बहुत कुछ बदल देगी। नए इंटरनेशनल समीकरण तैयार होंगे, कई देशों को धक्का लगेगा तो कई नई रणनीति तैयार होंगी। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटर स्टेट दोस्ती का एक यूनिक और
विश्वस्त मॉडल है। 2 साल पहले 2019 में ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात हुई। कोरोना के बाद से रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये दूसरी विदेशी यात्रा है। इससे पहले वो जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने गए थे। उसके बाद पुतिन ने खुद भारत आने का फैसला किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा छोटा जरूर है, लेकिन बहुत असरदार है। भारत और रूस की दोस्ती का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इस रिश्ते को नई मजबूती पर मोदी और पुतिन की दोस्ती ने पहुंचाया। एक्सेलेंसी, वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात की अहमियत इस बात से समझिए, अमेरिका नहीं चाहता है भारत रूस के और करीब जाए। दूसरी तरफ चीन चाहता है रूस भारत से दूरी बनाए। लेकिन ये ऐसी मीटिंग है जिसने दुनिया के सारे समीकरण, सारी ग्रुप प्लानिंग बदल कर रख दी है। पाकिस्तान को अब तक यकीन नहीं हो रहा है हिंदुस्तान ने एक साथ कैसे अमेरिका और रूस को संभाला है। जो दौरा कर रहे हैं रूसी सदर, वो कितना अहमियत का हामिल है भारत के हवाले से हारून साहब, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रशिया के सदर भारत का दौरा कर रहे हैं, अमेरिका को नाराज करके ये अमल कर रहा है भारत, या इसके पीछे कुछ और अनासिर? देखिए, गुजारे ये है कि कानून तो ये है अमरीकी कि ईरान से, कोरिया से और रूस से जो भी मुल्क दिफाई नौयत के ताल्लुकात रखेगा, कोई लेन देन करेगा, उसके पे पाबंदियां लगा दी जाएंगी। लेकिन साफ जाहिर है कि इंडिया पे पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं। S-400 मिसाइल उन्होंने खरीद लिए हैं, अगर कोई कार्रवाई करनी होती तो कर लेते। इसमें नुक्ता ये है, देखिए, वो तो हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक फैसले करता है। इसमें बैनुल अक़वामी सियासत में उसूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कौमों के मफादात होते हैं बस। तो वो इंडियंस को सूट करता है। S-400 मिसाइल उन्होंने खरीद दिया और अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका। रूस और भारत के बीच सबसे बड़ा रक्षा सौदा S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम का हुआ है। रूस से भारत के लिए S-400 की बैटरी रवाना हो चुकी है, जिसका साइड इफेक्ट चीन पर भी पड़ने लगा है। ये चीन के नेशनल न्यूज चैनल CCTV की एक क्लिप है, जिसमें मोदी और पुतिन को एक साथ दिखाया है और नीचे हेडलाइन लिखी है, रूस ने इंडिया को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर ताइवान की मीडिया का भी खासा इंटरेस्ट है। पुतिन भारत दौरे पर है। रूस भारत मिलकर 5 लाख राइफल का निर्माण करेंगे, जो इंडो चीन बॉर्डर पर तैनात होंगी। चीन और ताइवान के बीच जबरदस्त टकराव है। चीन को लगता है अगर भारत और ताकतवर होगा तो इसका असर ताइवान चीन रिश्तों पर भी पड़ेगा। यही बात चाइनीज हेडलाइन कहती है, जिसमें लिखा है, ताइवान की स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी में भारत ने सहायता की है। वर्ल्ड मैप में यहाँ चीन है, यहाँ ताइवान, लेकिन मोदी पुतिन की मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए, रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, अफगानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हुए और कई अहम मुद्दों पर बात हुई। AK-203 राइफल का भारत में उत्पादन, S-400 मिसाइल सिस्टम की समय पर डिलीवरी, अफगानिस्तान का
भविष्य कैसा होगा, आतंकवाद से एक साथ कैसे निपटा जाए और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना। रूस भारत का सबसे विश्वसनीय पार्टनर है। रूस ने कई मुश्किल मौकों पर भारत का साथ दिया है। भारत सबसे ज्यादा रूस से ही हथियार खरीदता है और इस बात से पाकिस्तान को लग रहा है भारत हमला कर रहा है। इंडिया के ऊपर जो असलहे का भूत सवार है कि इंडिया इस खित्ते को आग के अंदर और जंग के अंदर धकेलना चाहता है, उसकी एक और कोशिश जो है मोदी ने की है। मैं उस बारे में बात करूंगा। और फिर इंडियन फौज ने आज पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक और, जब प्यूटन आया, जब भी कोई इंटरनेशनल वहां पे मीडिया आया होता है या इंटरनेशनल तवज्जो में इंडिया होता है तो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है। और उसने क्या किया है कि अब दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर क्या जी ऐसी गड़बड़ चली है। ये जो राइफल्स हैं AK-203 राइफल्स हैं और ये बिल्कुल जैसे AK-47 टाइप, क्योंकि आपको पता है कि रशियन जो है वो क्लैशनकोव को लेके बड़े एक्सपर्ट्स हैं। तो ये जो राइफल्स हैं ये तैयार की जाएंगी इंडिया के अंदर। खास बात इसकी ये है कि और इसका जो बजट है मैं आपको वो बताऊं तो आपको अंदाजा होगा कि इंडियंस कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं और उनको अंदाजा है कि उनका मुस्तकबिल के अंदर क्या होने वाला है। 51,000 करोड़ का जो असलहा है वो खरीदने जा रहा है इंडिया। ये 51,000 करोड़ की जो अमाउंट है ये उस $5.2 बिलियन से अलग है जो आपने S-400 के लिए किया। तो इसका मतलब यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पे कर रहे हैं। पाकिस्तान का डरना और चीन का घबराना बनता भी है, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ दो देशों की नहीं है बल्कि ये दो दोस्तों की मुलाकात है। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को दोस्त कहकर संबोधित किया। डियर प्रधानमंत्री, प्रिय मित्र, मैं यहाँ अपने मित्र देश में आकर बहुत खुश हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे समिट हर साल हों, एक बार इंडिया में, एक बार रूस में। रूस और हिंदुस्तान के बीच रिश्ते को तोड़ने की दुनिया ने तमाम कोशिश की, कई इंटरनेशनल एजेंडे चलाए गए, लेकिन ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। टूटेंगे तो दुश्मन के हौसले ही। मुंबई में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और नए केस मिले। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अफ्रीका से जुड़ी हुई है और हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ने फाइजर की वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई थी, फिर भी उनमें संक्रमण पाया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब 10 मामले हो चुके हैं, जबकि पूरे भारत में कुल 23 केस। इस वक्त जरूरत यह समझने की है कि ओमिक्रॉन बाकी दुनिया में किस तरह फैल रहा है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में उसे रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या प्लान बनाया है। ये 10 मिनट की रिपोर्ट देखिए, आपको ओमिक्रॉन के बारे में 10 नई बातें पता चलेंगी। 1/3 अमेरिका में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। वहां पहले से डेल्टा वेरिएंट के रोज 1 से 1.5 लाख नए केस आ रहे हैं। जहां से ओमिक्रॉन आया, यानी दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के मरीजों को हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई है। लेकिन बर्फबारी से ठिठुर रहे डेनमार्क में ओमिक्रॉन ने एकदम से रफ्तार पकड़ी है। यूरोप डरा हुआ है, ओमिक्रॉन तेजी से फैलेगा, केस अभी और तेजी से बढ़ने का डर है। इसीलिए सवाल है कि ओमिक्रॉन को लेकर वर्ल्ड रिपोर्ट क्या कहती है, ओमिक्रॉन से बचेंगे कैसे, दुनिया क्या कर रही है, हमें क्या करना है। जहां से ओमिक्रॉन आया वहां फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ओमिक्रॉन पर इंटरनेशनल हेडलाइन क्या कह रही है। सबसे पहले इस पर नजर डालिए। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की 3 हेडलाइन देखिए। पहली में लिखा है कि सिर्फ ट्रैवल बैन करने से ओमिक्रॉन नहीं रुकेगा। दूसरे में WHO का हवाला देकर कहा है कि ओमिक्रॉन से अभी तक मौत की खबर नहीं है। तीसरी खबर है कि ओमिक्रॉन एक वेकअप कॉल है कि गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। फ्रांस 24 ने लिखा है कि डेनमार्क में ओमिक्रॉन के केस 48 घंटे में 3 गुना बढ़ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि बढ़ते ओमिक्रॉन के केस ने यूरोप को कगार पर खड़ा कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ओमिक्रॉन को देखते हुए अमेरिका में वैक्सीन की डिमांड बढ़ गई है। अमेरिका के 1/3 राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। वैक्सीन की डिमांड रोजाना 9 लाख से बढ़कर 15 लाख हो चुकी है और बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज की वकालत की जा रही है। When you look at the third dose,
जब आप तीसरी डोज के बारे में देखते हैं तो आप सभी तरह के वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडीज को निष्क्रिय करने के स्तर को बढ़ाते हैं। इससे जो कोशिकाएं हैं मेमोरी बी और टी वो भी बढ़ती हैं और इससे जाहिर होता है कि जो बूस्टर डोज है उससे आपको कई तरह के वेरिएंट के खिलाफ प्रोटेक्शन मिलेगी। हालांकि हमने इसे अभी तक साबित नहीं किया है, लेकिन यह मानने की वजह है कि अगर आप वैक्सीनेशन को बढ़ाते हैं तो आपके पास कम से कम कुछ हद तक बचने का मौका तो होगा। ये गंभीर तौर से बीमार होने पर बचाएगी और ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी बचाएगी। हालांकि एंथनी फाउची ने यह भी कहा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही देश भर में तेजी से फैल रहा है, लेकिन शुरुआती संकेतों के अनुसार ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं है। अमेरिका में अब भी डेल्टा वेरिएंट वहां के मेडिकल सिस्टम के लिए मुसीबत बना हुआ है और रोजाना 1 से 1.5 लाख केस के साथ अमेरिका में अब तक कोरोना के करीब 5 करोड़ केस आ चुके हैं और 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका इस वक्त भी दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। अमेरिका के बाद यूरोप भी अलर्ट है। ओमिक्रॉन को लेकर दहशत बहुत ज्यादा है। इसीलिए फ्रांस में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगा दी गई है, लेकिन ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के करीब 250 केस आ चुके हैं। अब अमेरिका और ब्रिटेन की फ्लाइट पर चढ़ने से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ब्रिटेन में तो ये 12 साल के ऊपर सभी हवाई यात्रियों के लिए जरूरी कर दिया गया है। जहां तक एक्स्ट्रा टेस्ट की बात है तो ये सावधानी बरतने के लिहाज से जरूरी है। मुझे लगता है कि ये करना सही है, लेकिन सही मायने में हम कोरोना से किसी भी वेरिएंट जिसमें ओमिक्रॉन भी है उसे रोकने के लिए वैक्सीन के बूस्टर को रोल आउट कर रहे हैं। अभी ब्रिटेन में 12 साल की उम्र से ज्यादा 80% लोग हैं जो डबल डोज लगवा चुके हैं और 1/3 ऐसे लोग हैं जिन्हें तीसरी डोज या बूस्टर डोज लग चुकी है। यही वजह है कि हम इस बार क्रिसमस ज्यादा आत्मविश्वास से मनाएंगे। ऐसा हम बदकिस्मती से पिछले साल नहीं कर पाए थे। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर हाई लेवल की सावधानी बरती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका, जहां से ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में फैल रहा है, वहां कोरोना के केस अचानक कई गुना बढ़ गए हैं। यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका समेत कई अफ्रीकी राज्यों से फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आ रही है। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। जापान में ओमिक्रॉन का 3रा केस आया है और अब वहां वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है। जापान में कोरोना को लेकर हालात अभी बेहतर हुए हैं क्योंकि हमने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई है। हालांकि वैक्सीनेशन बढ़ाने के बावजूद कुछ देश ऐसे हैं यूरोप में जहां संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ी है और अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा है, जो कि कई देशों में रिपोर्ट हुआ है। खास बात यह है कि हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। इस संक्रमण वाली बीमारी का जो संकट है, हमने बाहरी देशों से आई वैक्सीन इस्तेमाल की है इसे निपटने के लिए, लेकिन अब इस संक्रमण के अगले दौर और नए म्यूटेंट के लिए हमें अपनी वैक्सीन भी बनानी होगी और इसके लिए जापान $4.5 अरब का निवेश करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन को अच्छी तरह समझने में अभी कई हफ्ते लग सकते हैं। साथ ही वैक्सीन को लेकर इसकी हरकत कैसी है ये भी अभी साफ नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी बात है कि जो लोगों को भी समझनी चाहिए, क्योंकि आप इसे टीवी पर भी सुनेंगे। ओमिक्रॉन को लेकर कहा जा रहा है कि इसके मामले बहुत गंभीर नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि ये गंभीर ना हो, लेकिन हमने अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को भी शुरुआत में देखा है जब वो नए ट्रैक किए गए थे, और ओमिक्रॉन तो बहुत तेजी से फैलता है, खासकर उन लोगों में जो बहुत ज्यादा घुल मिल रहे हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जहां ज्यादातर मरीज नौजवान हैं। इसलिए अभी तो यही बात सही है कि ये ज्यादा गंभीर नहीं है और ये युवाओं और तंदुरुस्त लोगों पे ज्यादा फैल रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए फिलहाल वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचने का तरीका बताया जा रहा है। इसलिए
दुनिया ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5 से 11 वर्ष के बच्चों का अगले महीने से वैक्सीनेशन शुरू होगा। ओमिक्रॉन के केस अब तक 40 देशों में आ चुके हैं। सबसे पहले 24 नवंबर को इसका केस दक्षिण अफ्रीका में मिला था। फिलहाल ओमिक्रॉन को रोकने की सभी कोशिश नाकाम साबित हो रही हैं। नेपाल में भी ओमिक्रॉन के 2 केस ट्रैक हुए हैं। इनमें से एक व्यक्ति 19 नवंबर को नेपाल आया था। उसके संपर्क में आया एक और व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। नेपाल में ओमिक्रॉन के केस मिलने का मतलब है कि अब उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर पर बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो 2 केस मिले हैं वो पिछले 15-16 दिनों में नेपाल में बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर चुके होंगे। पटना एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है और जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उन सबों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उनका टेस्ट किया जा रहा है। अब देखिए जो विदेश से आए हुए यात्री हैं उन सबों को यहाँ पर रोका गया है और यहाँ पर सबों की टेस्टिंग हो रही है। ये रैपिड टेस्ट इनका हो रहा है और यदि ये पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए पटना के IGIMS अस्पताल में सैंपल भेजा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।